हेलो बच्चों, मैं सुनीता STS विद्यापीठ से STS विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5 के विज्ञान में सीखेंगे चैप्टर नंबर 12 के बारे में, जिसका नाम है प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन। यह इस चैप्टर का सेकेंड और लास्ट वीडियो है, जिसमें हम उनके बचे हुए जो कुछ पॉइंट्स थे उनके बारे में जानेंगे और उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज जिस चैप्टर के बारे में हम सीखने वाले हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रदूषण मीन्स पोल्यूशन। प्रदूषण नाम सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि हम किन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम बचे हुए जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं, और कुछ जानकारी हमने पहले वीडियो में समझी है, जानिए आप उन्हें जरूर देखें और समझें। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में सबसे पहला पॉइंट है अम्ल वर्षा। प्रदूषण चैप्टर में मीन्स पोल्यूशन चैप्टर में जो आज का पहला पॉइंट है वो है अम्ल वर्षा मीन्स एसिड रेन। वर्षा मीन्स होता है बारिश, इंग्लिश में हम उसे रेन कहते हैं, और एसिड मीन्स होता है अम्ल। ठीक है, कोयले और तेल में कुछ मात्रा में गंधक पाई जाती है। कोयले और तेल के जलाए जाने पर वे ऑक्सीजन के मिलने से सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह गैस वायु में उपस्थित नमी जल वाष्प से मिलकर अम्ल बनाती है। यह अम्ल पृथ्वी पर धीरे धीरे अम्ल वर्षा के रूप में गिरता रहता है। अम्ल वर्षा मिट्टी, पौधों और इमारतों को हानि पहुंचाती है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल जैसी सुंदर इमारतों की सुंदरता खतरे में है। यदि इसकी सुरक्षा और देखभाल न की गई तो इसकी सुंदरता एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? अम्ल वर्षा क्या होती है? जो कोयला और तेल होता है, कोयले और तेल के जलाए जाने पर ऑक्सीजन में जो कोयले और तेल में गंधक जो पाई जाती है, वह कोयले और तेल को जलाने पर वह गंधक जो है गैस बन करके ऑक्सीजन में मिल जाती है। तो उसके बाद यह गैस जो है वायु में उपस्थित जो नमी होती है, हमारे वातावरण में जो नमी होती है उसमें मिल करके जो जलवाष्प होता है उसमें मिल करके ये अम्ल बनाने लगती है। यह जो गैस होती है गंधक गैस से सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब हमारे वातावरण के जलवाष्प में यानी नमी में जो है मिल करके अम्ल बनाती है। फिर यह अम्ल जो है पृथ्वी पर धीरे धीरे अम्ल वर्षा करवाती है। जब वर्षा होती है तो यह अम्ल वर्षा के रूप में भी धरती पर गिरने लगती है, और जिसकी बूंदों से जिससे मिट्टी को, पौधे को और बड़ी बड़ी इमारतें हुई जो मतलब पुराने जो हमारे निशानियां हैं उनको भी जो है नुकसान पहुंचाती है। जैसे ताजमहल हुआ, ताजमहल जो है संगमरमर का बना हुआ है, तो यह अम्ल वर्षा जो है उन्हें भी धीरे धीरे हानि पहुंचा रही है। उसकी जो सुंदरता है इसकी वजह से नष्ट होती जा रही है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतें या फिर सुंदर मकान होते हैं, उनको अच्छे से रंगाई पुताई करवाया जाता है, पर अगर आप उन्हें 1-2 साल बाद देखेंगे तो उनकी जो चमक होती है उन 1-2 सालों में ही वर्षा और धूप झेलने के कारण उनकी चमक कम हो जाती है। तो यह किस वजह से होता है? ये ज्यादा से ज्यादा एसिड रेन की वजह से होता है। धूप से तो होता ही, और एसिड रेन की वजह से भी ज्यादातर होता है। उनकी चमक उतर जाती है, या फिर उनके रंग जो है फीके पड़ जाते हैं, या फिर उनके दीवारों में पपड़ी से जमने लगती है, या फिर और भी उन्हें नुकसान जो है पहुंचने लगता है, वो खुदरे हो जाते हैं। तो आजकल में हमारे जो सुविधाएं हैं उनमें भी पहले से ही मतलब इन दीवारों को सुरक्षित रखने के लिए, जिससे इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे बारिश से या धूप से, तो उनमें और भी सारी फैसिलिटीज जो है बाजारों में उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे वो आपके घर की चमक या फिर जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उन्हें जितने मेहनत से बनाया जाता है, रंगाई पुताई की जाती है, तैयार किया जाता है, वो खराब ना हो। इसीलिए बाजारों में कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसे लगाने पर वह वैसे की वैसी कुछ सालों तक बनी रहती है। तो ये हो गया अम्ल वर्षा के बारे में। अब दूसरा है वायु प्रदूषण। क्या है? वायु प्रदूषण मीन्स एयर पोल्यूशन। क्या है ये? एयर पोल्यूशन। अब हम जानते हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है। आज के
औद्योगिक युग में मनुष्य घुटन का अनुभव कर रहा है। यदि हम किसी महानगर की व्यस्त सड़क पर कुछ देर खड़े हो जाएं, तो हमें गाड़ियों के धुएं में सांस लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। सड़क के डिवाइडरों तथा किनारों पर लगे पौधे इनके भयानक परिणामों के ताजा उदाहरण हैं। वे भी वहां घुटन अनुभव करते हैं। आजकल जो हवा बह रही है, जो औद्योगिक युग बन गया है, जो जगह जगह मिल कारखाने बड़े बड़े उद्योग बन गए हैं, तो इससे क्या हो रहा है, मनुष्य घुटन का अनुभव कर रहा है। पहले क्या होता था, बहुत सारी ऐसी जगह होती थी जहाँ एकदम हरियाली होती थी, शांत पेड़ पौधे होते थे और रंग बिरंगे फूल खिलते थे और बहुत सारे फसलें अच्छे से उगाई जाती थी। आज के ज़माने में जब बड़े बड़े कारखाने में उद्योग हो गए हैं और सड़कों पर हद से ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, उनका उपयोग बढ़ गया है, तब से ज़्यादातर एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण ही देखने को मिल रहा है, जिससे आपको सांस लेने में भी कठिनाई महसूस होगी। इसके लिए आप उदाहरण के तौर पर दिल्ली शहर को ले सकते हैं, जहां पर आए दिन वहां के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण में वायु प्रदूषण का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है। वहां पर आप अगर किसी भी दिन अगर वहां के न्यूज चैनल्स को देखेंगे तो आपको उनमें ज्यादातर वायु प्रदूषण झेलते हुए लोगों के बारे में सुनने को आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर वायु प्रदूषण बहुत ही ज्यादा है। तो आप एक उदाहरण में जो डिवाइडर होते हैं, जो सड़कों के बीच में डिवाइडर बने होते हैं, उनमें पेड़ पौधे लगे होते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वो कभी भी सही तरह से जो है हरे रंग के भी नहीं मिलेंगे आपको, कहीं सूखे तो कहीं गिरे हुए मिलेंगे आपको। तो ये भी किस कारण से होता है? यह भी गाड़ियों से निकले हुए धुएं और वहाँ के प्रदूषित वातावरण की वजह से होता है। ना तो उनकी सही से देखभाल हो पाती है और ना ही वे जैसे बिना प्रदूषित वातावरण में रह पाते हैं। अगला है, केवल वाहन ही नहीं, कारखाने भी वायु में कार्बन आदि के जहरीले कण छोड़ते हैं। भोजन बनाने के लिए गीली लकड़ी का कोयला प्रयोग किया जा रहा है, जो धुआं छोड़ता है। झाड़ू लगाने तथा वायु के चलने से वायु में धूल कण मिल जाते हैं। घरेलू कूड़ा करकट के यहाँ वहाँ सड़ने से वायु में दूषित गैसें तथा कीटाणु फैल रहे हैं। मक्खियाँ प्रजनन कर रही है तथा रोग फैला रही है। अब क्या कहा जा रहा है कि जो कारखाने होते हैं, कारखानों से भी वायु में कार्बन आदि के जहरीले कण छोड़ते हैं। केवल वाहन ही नहीं जो है वायु को प्रदूषित करते हैं, कारखाने भी जो होते हैं यह वायु में कार्बन आदि के जहरीले गैस छोड़ते हैं यानी कण छोड़ते हैं। जो आप देखते होंगे कारखानों में चिमनियाँ लगी होती हैं, उनमें जब वो पदार्थ बनाए जाते हैं तो कई बार उन्हें जलाने की प्रक्रिया की जाती है। तो उस प्रक्रिया से जो धुआं निकलता है तो वो धुएं जो है हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी वो कार्बन के कण जो है हवा में मिलाते हैं, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ही ज्यादा कठिनाई होती है। तो आज के समय में जो अगर जलाने के लिए, भोजन बनाने के लिए भी गीली लकड़ी का उपयोग आपने करते किसी को देखा होगा, तो आपने देखा होगा गीली लकड़ी को जलाने में ज्यादा मेहनत भी लगती है और उसमें से ज्यादा धुआं भी निकलता है, जिससे वहाँ की हवा प्रदूषित होती है और वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है। झाड़ू लगाते समय तथा वायु के चलने से भी, जब आप झाड़ू लगा रहे हो, आपने देखा हो कि झाड़ू लगाते समय भी बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ती है और अगर उसी समय हवा भी चल जाए तो वह धूल बहुत दूर तक ऐसे ही प्रदूषित हवा बना सकती है। तो इससे भी आपको सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, वहाँ की हवा प्रदूषित हो सकती है। घरेलू कूड़ा करकट जो यहाँ वहाँ फेंके जाते हैं, वह भी जब सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, दूषित गैसें निकलती हैं। वह हवा के साथ साथ मिलकर के दूषित गैस बनाती है तथा कीटाणु उनमें से यहाँ वहाँ फैलने लगते हैं हवा में मिल करके, और मक्खियाँ जो है उन्हीं गंदगी में प्रजनन करके यानी बच्चे पैदा करके, यानी जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं उनकी मात्रा बढ़ा करके वहाँ पर रोग फैलाना शुरू कर देती है। तो
हमें क्या करना चाहिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो कूड़ा करकट है उन्हें सही स्थान पर ही फेंकना चाहिए जहां उन्हें फेंकने के लिए बनाया गया हो, जिससे ऐसा ना हो। ठीक है। अगला है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण मीन्स साउंड पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, साउंड पोल्यूशन। अब है बच्चों साउंड पोल्यूशन। वायु को प्रदूषित करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हमें प्रदूषित वायु में सांस लेने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रदूषित वायु से सांस लेने में अस्थमा, क्षय रोग जैसे भयंकर रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। पौधे भी प्रदूषित वायु से भोजन नहीं बना पाते हैं, उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। यानी जब वायु प्रदूषण होता है बच्चों, तो उससे क्या होता है, जब वो गैस हमारे अंदर जाती है तो हमें खांसी वगैरह होती है और वो हमारे फेफड़ों को जाकर नुकसान पहुंचाती है और उससे क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे हमें अस्थमा और टीबी जैसे यानी क्षय रोग होने का खतरा होता है। तो अब हमें क्या करना है, ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन। दौड़ती गाड़ियों, भोंपू, लाउडस्पीकर और कारखानों की मशीनों का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह कानों के लिए असहनीय है। शोर के कारण हम रात दिन अशांति का अनुभव करते हैं। अधिक शोर रोगी तथा स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक है। यानी आज के दिन में यानी दिन प्रतिदिन जो है यह जो शोर है, यह जो ध्वनि प्रदूषण है, यह बढ़ता जा रहा है। दौड़ती गाड़ियां जो होती है, भोंपू, लाउडस्पीकर, कहीं भी आपने देखा होगा कोई प्रोग्राम है तो वहाँ असहनीय जो उसका आवाज होता है, जो असहनीय होता है, उन आवाजों में वहाँ पर लाउडस्पीकर बजाए जाते हैं। आप दूर होते हैं, आपको वह कम मालूम होता है, पर जो उनके बगल में होते हैं उन्हें वो बहुत ही ज्यादा आवाज में सुनाई देता है, यानी वो असहनीय होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इससे हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं और उन्हें बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। हमें ना सुनने की बीमारी भी हो सकती है इससे। तो कभी भी अपने जो लिमिट होती है, यानी जो सुनने की लिमिट होती है, जिन आवाज में हमें सुनना चाहिए, बस उतने ही आवाज में हमें गाना बजाना या फिर और कुछ सुनना चाहिए। उससे ज्यादा करने पर इससे हमारे सेहत पर भी असर पड़ सकता है। जैसे दौड़ती गाड़ियां, भोंपू, लाउडस्पीकर और कारखाने की मशीनों का शोर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कभी राह चलते कोई गाड़ी अगर आपके पास से गुजर जाए और वो जोर से हॉर्न अपने गाड़ियों की बजा दे, तो आप डर जाते हैं कि यह शोर कहाँ से हो रहा है और जो है शरीर में कंपन महसूस होने लगता है और आप बहुत ही तेजी के साथ बगल में दौड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर को हानि भी पहुंचती है और शरीर में कंपन भी होने लगा। आप इतनी सी स्थिति में महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में कितने जो है बदलाव होने लगे, यानी कितनी परेशानियां हो जाती हैं। तो यही कहा जा रहा है कि यह कानों के लिए असहनीय होता है। शोर के कारण हम रात दिन अशांति का अनुभव करते हैं, आपके मन में शांति नहीं होती। कहीं अगर जोर से गाने बजाने हो रहे हो तो आपका मन शांत नहीं होता, आप सो नहीं पाते, आप बेचैन हो जाते हैं। फिर अधिक शोर रोग तथा स्वास्थ्य दोनों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जो मानसिक रूप से बीमार हैं, जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, उनके लिए भी यह ध्वनि प्रदूषण बहुत ही हानिकारक होता है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब है जल प्रदूषण की रोकथाम। जल प्रदूषण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अभी तक हमने प्रदूषण के बारे में जाना है, अब हम इनकी रोकथाम के बारे में जानेंगे। निम्नलिखित उपाय करके जल प्रदूषण रोका जा सकता है। सबसे पहला है कारखानों के हानिकारक द्रव पदार्थ ऐसे ही नदियों में नहीं डालने चाहिए। नदी में डालने से पहले उन्हें हानि रहित बनाना चाहिए। जो कारखानों से हानिकारक द्रव नदियों में ऐसे ही खुलेआम यानी डायरेक्टली बहा दिए जाते हैं, कारखानों से सीधे वो नहरों में गिर जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे पहले उन्हें छान कर यानी जो उसमें
जो उसमें हानिकारक द्रव होते हैं, हानिकारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उन्हें निकाल देना चाहिए मशीनी क्रिया द्वारा, फिर उन्हें नालों में बहाना चाहिए। दूसरा है वाहित मल को नदी में डालने से पहले साफ कर लेना चाहिए। इसे नाले से एक बड़े टैंक में ले जाकर ठोस भाग को बैठने देना चाहिए। ठोस भाग को धूप में सुखाना चाहिए। ठोस भाग को धूप में सुखाकर ही नदी में डालना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब है वायु प्रदूषण की रोकथाम। अब हम जानेंगे वायु प्रदूषण की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ओके, तो इसमें देखते हैं हमें क्या बताया गया इसकी रोकथाम के लिए। वायु प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला है अधिक संख्या में हरे पेड़ रोपने चाहिए, यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें लगाना चाहिए, उन्हें रोपना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वो बड़े हो जाएं और हमारे वातावरण को सुरक्षित बनाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, स्वस्थ ऑक्सीजन हमें दे पाए। दूसरा है वाहनों के इंजनों को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। जो इंजन होते हैं जिसकी वजह से वाहनों से धुएं निकलते हैं, उन्हें प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए, जिससे मतलब उसमें ऐसी कोई टेक्निक डालनी चाहिए जिससे उसमें से प्रदूषित हवा ना निकले। जिसके एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल होते हैं आजकल बने हुए हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाते हैं, जिन्हें चार्ज करके चलाया जाता है, वो एक तरफ से आपको प्रदूषित हवा को रोकने के लिए यानी एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए आप उसको एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। उसी पर आपने देखा होगा 3 पहिए भी आपने देखे होंगे, 2 व्हीलर भी आपने देखा होगा, 3 व्हीलर भी देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक होते हैं, जिसमें इंजन या पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा है कारखानों से निकलने वाले धुएं को हानि रहित करने के प्रयास करने चाहिए। चौथा है जंतुओं और पौधों से बने वर्ज्य पदार्थों को कंपोस्ट पिट में डालकर अच्छी खाद के रूप में प्रयोग करना चाहिए। गोबर गैस बनाई जा सकती है। गोबर गैस बनाने के लिए शेष गोबर से अच्छी खाद बनाई जा सकती है। पांचवा है कूड़े को ढक्कनदार कूड़ेदान में डालना चाहिए। नगर के कूड़ों को यथाशीघ्र उठाकर भराव के लिए उपयोग करना चाहिए, यानी जो कूड़े होते हैं, कूड़ेदान जिस पर ढक्कन लगा हो, ऐसे ही कूड़ेदान में कूड़ा डालना चाहिए। और जो नगर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, वहां पर कूड़ा एक ही स्थान पर जमा होकर सड़ने गलने ना लगे, उसके लिए यथाशीघ्र उठाकर भराव के लिए उपयोग वहां पर करना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम अगला पॉइंट, जो है वर्ज्य पदार्थों का पुनर्चक्रण मीन्स रिसाइक्लिंग ऑफ वाटर। पुनर्चक्रण क्या होता है बच्चों? पुनर्चक्रण होता है रिसाइक्लिंग, यानी फिर से उपयोग में लाया जाने वाला। मरे हुए पौधे और जंतु गल सड़कर ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है, यानी आप देखेंगे जो मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, ये सड़ गलकर यानी एक ऐसा खाद बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। नए पौधे इसमें पोषण प्रदान करते हैं। जंतु इन नए पौधों को खाते हैं। इस प्रकार जन्म वृद्धि मृत्यु गलने सड़ने का यह एक चक्र है, जो नए जीवन से शुरू होकर पुनर्चक्रण होता रहता है। यह प्रकृति का अपना पुनर्चक्रण तंत्र है, यानी जो पेड़ पौधे मर गए हैं वो नए पेड़ पौधों को उगने में सहायक होते हैं। जब उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है तो वे सड़ गल करके ह्यूमस बनाते हैं, जिससे नए पेड़ पौधों को अपने आप को उपजाऊ यानी बढ़ाने के लिए या फिर अपना भोजन बनाने के लिए ज्यादातर उन्हें जो है शक्ति मिलती है, जिससे वो अच्छे से हरियाली जैसी होनी चाहिए वैसे होकर के बड़े होते हैं। और वे जो है ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखता है। नए पौधे इसमें पोषण प्रदान करते हैं और जंतु इन नए पौधों को
खाते हैं, जिससे जब ये पौधे अच्छे से पोषण पाकर के बड़े होते हैं तो जंतु इन नए पौधों को खाते हैं। इस प्रकार जो है जन्म, वृद्धि, मृत्यु, गलने सड़ने का यह एक चक्र बन जाता है। पुनःचक्रण का अर्थ वर्ज्य पदार्थों को उपयोगी पदार्थ बनाना है, यानी जो रिसाइकलिंग है इसका मतलब ही है कि वेस्ट चीजों को फिर से रीयूजेबल बनाना। जैसे पुनःचक्रण का अर्थ है वर्ज्य पदार्थों को उपयोगी पदार्थ बनाना। वर्ज्य मीन्स होता है वेस्ट, पुनःचक्रण मीन्स होता है रिसाइकलिंग, और पदार्थ मीन्स होता है फिर से उसे प्रोड्यूस करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाना। तो वेस्ट जो पदार्थ होते हैं, वेस्ट जो चीजें होती हैं, पुनःचक्रण का अर्थ वर्ज्य पदार्थों को उपयोगी पदार्थ बनाना। इसका मतलब यही है कि रिसाइकलिंग का मतलब वेस्ट चीजों को फिर से रीयूजेबल बनाना। ठीक है बच्चों, अब हमने इन पॉइंट्स के बारे में जान लिया है। अब हम जानते हैं कुछ मुख्य बातें। वायु, जल या मिट्टी में वर्ज्य पदार्थों, ऊष्मा या शोर का हानिकारक मात्रा में मिलना प्रदूषण कहलाता है। दूसरा है प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ प्रदूषक कहलाता है, यानी जो जल को, जो हवा को, जो बाकी जो चीजें होती है उन्हें प्रदूषित करता है, जो ध्वनि प्रदूषण करता है, तो जिनके माध्यम से वो प्रदूषित होते हैं वह माध्यम ही प्रदूषक कहलाता है। वाहिक मल तथा औद्योगिक द्रव वर्ज्य पदार्थों से जल प्रदूषित होता है। कारखानों की राख, वाहिक द्रव, धुआं और संक्रियाएं के बचे पदार्थ आदि औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ हैं। आखिरी है जन्म, वृद्धि, मृत्यु, क्षय, गलना और फिर से नया जीवन प्रकृति द्वारा निर्मित पुनःचक्रण है। तो बच्चों यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इन पॉइंट्स के बारे में बताई गई जानकारियों को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।